नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां गर्माती जा रही हैं। आने वाले इस चुनाव में न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। हर चुनाव अपनी एक अलग रंगत लेकर आता है और राज्य के इस अलग अलग इलाकों का अपना एक अनोखा चरित्र भी होता है। साथ ही प्रत्येक इलाके की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, जमीनी सच्चाइयां भी होती हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक डीडी न्यूज इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार बिहार के हर जिले का पूरा सच आप तक पहुंचाएगा। यानी बात होगी हर जिले के मुद्दों की, हर दल की रणनीति की और जनता की अपेक्षाओं की। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार के दो महत्वपूर्ण जिलों वैशाली और भोजपुर को सामान्यतः लोग आरा के नाम से भी जानते हैं। तो इन दो जिलों के जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आखिर वहां का राजनीतिक चरित्र क्या कहता है और सामाजिक आर्थिक ताना बाना क्या कुछ कहता है। और आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेन्द्र बर्दिनिया साहब मौजूद हैं और उसके अलावा हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋतु वर्मा भी जुड़ेंगी जो कि वैशाली का दौरा करके आई है, इस वक्त पटना में मौजूद हैं। हमारे साथ में पटना से एक और मेहमान भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार साहब भी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे एक और सहयोगी विकास सिंह भी जुड़ेंगे जो कि भोजपुर या कहें आरा के बारे में हमसे बात करेंगे। इन सब लोगों से जानेंगे, हमारे सहयोगियों से, कि आखिर जमीन का सच क्या है और इसके अलावा जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजें हैं। लेकिन पहले बात वैशाली की ही करते हैं। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म स्थान है वैशाली। इस जिले में ही महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आज के समय की बात करें तो वैशाली राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। देखिए इस रिपोर्ट को। वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज, उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां वैशाली जिले की अहमियत का बखूबी वर्णन करती हैं। वैशाली की स्थापना विशाल नामक राजा ने की थी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम किया गया था। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी के तौर पर जाना जाता था। वैशाली जैन धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ, जिसमें वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक संघ में शामिल हुए। वैशाली के समीप कोल्हुआ में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन यहाँ किया गया था। ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी वैशाली काफी महत्वपूर्ण है। वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने नगर के समीप कोल्हुआ में लाल बलुआ पत्थर से बने एकाश्म सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ पर 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। पहले और दूसरे स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली हैं। जिले में हर साल वैशाली महोत्सव का आयोजन जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस पर बैसाख पूर्णिमा को किया जाता है। यहाँ पर विश्व शांति स्तूप है जो जापान के निप्पोंजी समुदाय द्वारा बनवाया गया है। 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली को स्वतंत्र जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। ये जिला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों और केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वैशाली जिले की राजनीतिक तस्वीर पर नजर डालें तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। वैशाली विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण पटेल जदयू से टिकट जीतते रहे हैं, लेकिन अब वे मांझी के साथ हैं। विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गयी थी। 2014 लोकसभा चुनावों में इस जिले में हालात बिल्कुल बदल गए और सभी सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज वैशाली।
तो कह सकते हैं कि जिला जिला बिहार जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं उसमें वैशाली का अपना कितना एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और राजनीतिक रूप से अपने आप में कितनी बड़ी एक विरासत लिए हुए वैशाली मौजूद है। ऋतु हमारी सहयोगी जिन्होंने वैशाली का दौरा किया, वहाँ के लोगों से बात की, उनसे बात करते हैं। ऋतु, आपने कई दिन वहाँ पे गुजारे हैं, लोगों से बात की है। इस वक्त इस राजनीतिक ताने बाने के बीच में आपको क्या लगता है कि जनता के मन में क्या सवाल है, क्या वो चाहती है अपने उन नुमाइंदों से जो आएंगे आने वाले दिनों में उनके बीच में अपनी बात रखने के लिए? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। अरे एक तो राजनीतिक इसका इस समय समीकरण क्या है, दूसरी तरफ मुद्दे क्या हैं। तो अगर राजनीतिक तस्वीर पे सबसे पहले बात करें तो 8 सीटों में से 5 जेडीयू के पास थी और 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और इन 5 सीटों में भी ज़्यादातर सीटों पे जेडीयू ने आरजेडी के मतदाता मतलब दूसरे नंबर पे थे। तो इसका मतलब था कि कड़ी टक्कर जेडीयू के जितने भी कैंडिडेट सिटिंग एमएलएज हैं उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवारों को दी थी। आज की तारीख में अगर राघोपुर की बात करें तो राघोपुर राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। उसे भेदने में कामयाब जेडीयू के सतीश कुमार हुए थे। लेकिन आज जो तस्वीर है उसमें राघोपुर और महुआ दोनों जगह जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों को इन दोनों सीटों से उतारने की पूरी कोशिश में है। लगातार सरगर्मी तेज है। अभी कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं लेकिन ये चर्चाएं काफ़ी तेज है कि दोनों सीटों से लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को उतारेंगे। ऐसी सूरत में जहां महुआ से रविंद्र राय हम के साथ जा चुके हैं, वहीं सतीश कुमार से जो हमने बातचीत की, जो सिटिंग एमएलए हैं इस समय जेडीयू के, उनका कहना था कि लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र की तरह से पुत्र मोह में है और ये एक तरह से पूरा क्षेत्र का भी विकास जितने समय तक वो लोग रहे शासन में उन्होंने नहीं करा है। आज भी राघोपुर के लोगों को नाव से उस इलाके को पार करना पड़ता है और पुल की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जी ऋतु, आप रहिए हमारे साथ में ज्ञानेंद्र बतरिया साहब भी स्टूडियो में मौजूद, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, जो बात हमारी सहयोगी ऋतु हमको बता रही है कि आखिर किस तरीके से अपने गढ़ में अपने बच्चों की एक एंट्री कराना चाहते हैं राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव, आपको लगता है कि अपने ही गढ़ को पहले ना बचा पाए थे, अब इस बार और बड़ी चुनौती होगी उनके लिए लालू प्रसाद यादव के लिहाज से वैशाली जिले में? देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक इच्छा या समझ और इस चुनाव को लेकर उनकी रणनीति को देखें तो वो मूलतः इस बात पर केंद्रित है कि किसी तरह आरजेडी जो पिछले 10 साल से लगातार पराजय पर पराजय देख रही है उसको थोड़े अच्छे दिन उसके आए किसी तरह, और किसी तरह वो अपनी राजनीतिक विरासत, वो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, उनकी श्रीमती जी चुनाव हार चुकी हैं और वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक इंथुसियाज्म अपने पक्ष में नहीं पैदा कर सकी हैं। तो अब मीसा भारती भी चुनाव हार चुकी हैं, तो किसी तरह अपने बेटों को अपने वारिस के तौर पर, अपने पॉलिटिकल वारिस के तौर पर एस्टेब्लिश कर सकें जी। और मैं इसमें एक छोटी सी बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ कि ये वह मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर पप्पू यादव लालू यादव से अलग हुए थे। तो इसलिए वैशाली लालू यादव को ओबलाइज करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है ये तो समय बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम पप्पू यादव या रोशनी पटेल या बाकी जो अभी जिस तरह ऋतु बता रही थी उन पहलुओं को देखें तो मुझे नहीं लगता कि वैशाली राजनीतिक, ये तो जनतंत्र का गढ़ रहा है, यहाँ पे परिवार तंत्र चलने की कोई बहुत बड़ी संभावना बिल्कुल। देखते हैं कि वैशाली की जनता किस तरीके से आने वाले समय में अपना प्रतिनिधि को चुनती है, किस तरीके से देखती है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इस बीच में हम नजर डालते हैं कि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो वैशाली का जो एक राजनीतिक पूरा परिदृश्य रहा है वो किस तरीके का रहा है, आपको बताएं कि हम जो बात कर रहे हैं, अगर वैशाली की अगर बात करें, कुल आबादी जो है यहाँ पे लगभग 35 लाख के आसपास है, जिनमें से लगभग 18.5 लाख पुरुष हैं और महिला लगभग 16.5 लाख के आसपास महिला हैं। ये आबादी की बात हुई। वैशाली जिले की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रामीण आबादी लगभग कह सकते हैं 94% और लगभग 6.5% के आसपास जो है शहरी आबादी है। इसका मतलब वैशाली पूरी तरीके से ग्रामीण अंचल में सिमटा हुआ है और शहरीकरण बहुत कम हो पाया है, कम से कम ये बात बताती है। वैशाली के अगर मतदाताओं के लिहाज से बात करें तो लगभग 22 लाख मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 12 लाख के आसपास पुरुष हैं तो 10 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। वैशाली जिले की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कुल विधानसभा सीटों की तो 8 विधानसभा सीटें हैं वैशाली में, और आप देख सकते हैं कि उनके नाम भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं, और जिनमें महुआ है, वैशाली है, ये तमाम ऐसे नाम हैं। आप राजा पाकार अनुसूचित जनजाति के लिए जो सुरक्षित सीट है वो भी यहाँ पे आती है। राधोपुर, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे राबड़ी देवी के इलाके के तौर पे जाना जाता था, महनार, ये भी एक सीट है। तो एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के गढ़ के तौर के भी इसको समझा जाता है। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव के आधार पर अगर बात करें तो उस समय इन दोनों दलों का गठबंधन था, बीजेपी और जेडीयू का, मिलकर 8 सीटों पे जीत हासिल की थी। 5 जेडीयू के पास थी, 3 भाजपा के पास थी। लेकिन 2015 आते आते अब समीकरण बदल चुका है, दोनों दल एक दूसरे के साथ में नहीं है।
बात 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो विधानसभा वार बढ़त किस तरीके से थी। 8 की 8 सीटों पर एनडीए आगे था, क्योंकि एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी ने 7 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, वहीं भाजपा ने 1 सीटों पे, कुल मिला के 8 की 8 सीटों पे यहां पे जो बढ़त थी वो एनडीए के खाते में जाती नजर आती है। तो महत्वपूर्ण तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं 2014 का जो एक तरीके से लोकसभा का चुनाव था वो बहुत कुछ बतलाता है कि आखिर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और हम राज्य के जो तमाम विकास के दावे हैं उसके बीच में जो वैशाली की जो जनता है वो आखिर क्या कुछ कहती है, उसके अपने क्या कुछ मुद्दे हैं, जरा उस पर भी नजर डाल देते हैं, उसके बाद इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। बिजली समय पर नहीं आती, जो समय रहता है जैसे 8 बजे सुबह शाम में 6 बजे से 7-8 बजे तक, उस बीच में लाइन रहता ही नहीं। 8 बजे के बाद लाइन आता है, तो जब काम निपट जाता है तो लाइन आने से कोई फायदा नहीं है। रहने सहने का व्यवस्था नहीं है, रुकने का व्यवस्था नहीं है, कादो कीचड़ रहता है, गंदा रहता है। बूढ़ी माई के नज़दीक जब देव के स्थान है तो वहाँ साफ सुथरा चाहिए। वैशाली इतना फेमस चीज़ है, पूरी हिस्ट्री में है, हर जगह लोग जानते हैं, लेकिन उस तरह से डेवलप नहीं किया। और यहाँ पानी वगैरह का भी बहुत सारा किल्लत है, लोग आते हैं पानी का यानी खरीदना पड़ता है। अगर वो चाहे कि यहाँ से कोई शुद्ध जल चापाकल से लेके पी ले तो वो नहीं मिलेगा। पर्यावरण का विकास चाहिए, सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चीज़ चाहिए, यही सब चीज़ चाहिए। टूरिस्ट को लाने के लिए कुछ ट्रेवलर्स भी चाहिए, बस भी चाहिए। यहाँ पर विकास माइनस में है। औसत यदि जोड़िएगा, जो आज़ादी में चाइना 49 के बाद कहाँ से कहाँ चला गया, सिंगापुर कहाँ गया, जापान कहाँ चला गया, और ये आज़ादी के बाद 100 साल पीछे चल रहा है। और इस बीच में हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, अजय कुमार, जो कि पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, हमने सुना कि वैशाली की जनता किस तरीके से इस बात को कह रही है कि साहब 100 साल पीछे चले गए हैं, देश दुनिया कहाँ चली गई, हम आज एक तरीके से बढ़ जाए, आगे बढ़ने के पीछे चले गए, तब जबकि इसको कुछ क्षेत्रीय नेताओं के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, उसके बाद आज ये स्थिति क्यों हो रही है? आपकी नज़र में क्या मुख्य कारण है? देखिए, वैशाली के साथ एक खासियत ये है कि ये इलाका जो है हमेशा दिग्गजों का इलाका रहा है राजनीतिक रूप से। ये रामविलास पासवान जी का इलाका रहा है, राबड़ी देवी जी का इलाका रहा है, लालू जी का इलाका रहा है। तो बिहार के जो राजनीतिक धुरंधर हैं उनका इलाका रहा है वैशाली। और इससे एक नहीं कई एक बार लालू यादव 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस इलाके का लोगों का दिग्गजों के बीच में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद ये इलाका पिछड़ा रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों ने इससे सत्ता तो हासिल की इस इलाके से, लेकिन इसकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ की प्लानिंग लोगों ने नहीं की। हाँ, ये और बात है कि वैशाली और सब जिलों की तरह वो उतना इग्नोर नहीं है। आप देखेंगे कि रामविलास पासवान जी के चलते यहाँ कई एक इंडस्ट्रीज भी आई, जैसे वो रसायन मंत्री थे उस समय की इंडस्ट्री आई, फिर रेलवे का डिविजनल ऑफिस बना। तो कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने इस इलाके में कंट्रीब्यूट किया है अपने हिसाब से, लेकिन जो जरूरत है यहाँ की जरूरत यह है कि जो अपेक्षित विकास है वो एक तरीके से नहीं हो पाया। बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। हम अपनी सहयोगी ऋतु के पास चलेंगे। ऋतु, हमने देखा कि 2010 के विधानसभा के चुनाव के नतीजे, उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त में बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं। अभी 2014 से लेकर 2015 के बीच में जो वक्त गुजरा है, यहाँ पे इस वक्त वैशाली कहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए, वैशाली की जो 8 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें जेडीयू के पास थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया हरेंद्र। और इन 5 सीटों में आज की तारीख में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन है। तो जहां आरजेडी को उन्होंने टक्कर दी है और जिस बढ़त के साथ 2014 के चुनाव में यहां से सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ दिखा था। और तमाम सीटों पे बढ़त एनडीए को हासिल थी 2014 में। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि गणतंत्र की आदि भूमि पर एक बार फिर आमने सामने की टक्कर है, महागठबंधन की टक्कर होगी एनडीए के साथ। और इसमें सबसे बड़ी जो एक तरह से कह सकते हैं खोने का डर जो होगा वो जेडीयू के पास होगा, क्योंकि जेडीयू ने जिस तरह से 2010 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ यहाँ पर 5
सीटों के साथ जीत दर्ज की थी, अब उस पे उनकी अब साझेदारी जो है आरजेडी के साथ है। और मुझे नहीं लगता कि जो इस समय जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं और दावेदारी सामने पेश की जा रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की हो, कि उनकी राजनीतिक विरासत लगभग अब हाशिए पे पड़ी है। उनके पास यही एक तरह से एक मौका है जिस पे वो अपने दोनों बेटों को चुनाव में उतारकर कहीं ना कहीं अपनी उस राजनीतिक जमीन को समेटना और बचाना चाहते हैं, जिसको बचाने की कोशिश उन्होंने 2014 के चुनाव में भी लोकसभा में करी। और राबड़ी देवी की हार और मीसा भारती की हार ने उस जमीन को पूरी तरह से उनके पैर के नीचे से खिसका दिया था। बिल्कुल, और देखते हैं कि 2014 के बाद 2015 में वो चीज़ कैसे आगे बढ़ती है। ज्ञानेंद्र जी, ये जो बात हम देखने को मिल रही है कि साहब जेडीयू और आरजेडी जब अभी कुछ समय पहले एक दूसरे के खिलाफ जमीन पे लड़ते नजर आते थे, कम से कम राजनीतिक रूप से भी कहा जाए, अन्य तरीके से भी, अब ये दोस्ती कैसे जमीन पर उतर पाएगी? नेता लोग तो मिल गए ऊपर, क्या कार्यकर्ता मिल पाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल अभी जो ऋतु की बात से आता है, जहाँ जिन सीटों पर जेडीयू जीता वहाँ नंबर 2 पे आरजेडी रही और उन्होंने काफ़ी टफ फाइट भी दी आरजेडी ने। जेडीयू को जो वोट मिले वो आरजेडी से विरोध के नाम पर मिले, और इसी तरह आरजेडी को जो वोट मिले वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जेडीयू बीजेपी के विरोध में मिले। अब ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो वो सामाजिक इक्वेशंस को अगर सोचें और सारे वोट सामाजिक इक्वेशंस के आधार पर पढ़ते हों, तब तो अर्थमेटिक्स के हिसाब से बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये एक बहुत ही इररेलेवेंट टाइप की स्थिति बनती है कि जिसने कल आपके विरोध में वोट दिया था, आज आप उसके पक्ष में उसी व्यक्ति से वोट की उम्मीद करें। एक बात। दूसरा, जो इक्वेशन पिछले इलेक्शन में दिखी थी कि 5 सीटें जेडीयू के पास थी, 3 सीटें बीजेपी के पास थी, उन 5 में से 2 लोग अब जेडीयू छोड़ चुके हैं और एनडीए के साथ आ चुके हैं, और ये एक बड़ा स्विंग वहां पर कम से कम नेताओं के स्तर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखते हैं ये जो स्विंग है इस तरीके से आने वाले समय में यहाँ वैशाली के लिहाज से कम कैसे चीजें आगे निकल के आएंगे हम देखेंगे। और वैशाली के बाद आज हमने 2 जिलों के बात करने की बात की, दूसरा जिला है भोजपुर। अब हम बात भोजपुर की करेंगे, जिसे लोग सामान्य रूप से आरा के नाम से भी जानते हैं। आजादी के आंदोलन के महानायक बाबू कुंवर सिंह की धरती है भोजपुर, जिन्होंने 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें योगदान दिया था। और किस तरीके से इस पूरे भोजपुर का एक योगदान रहा है, यहाँ की एक सियासत रही है, एक विरासत रही है, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। बिहार का भोजपुर जिला राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद जागरूक जिला रहा है। रामायण और महाभारत कालीन मिथकों और कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है यह जिला। इस जिले में ही महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी था। मध्यकाल में राजा भोज नामक शासक के नाम पर इस जिले का नाम भोजपुर पड़ा। हालांकि पहले यह जिला शाहाबाद जिले का अंग था, लेकिन बाद में शाहाबाद में से 4 जिले बने और भोजपुर उनमें से एक था। इस जिले ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई के दौरान इस जिले के जगदीशपुर के रहने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। 80 साल की उम्र में जिस तरह से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को हराया, उसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इस जिले के लोगों ने अपनी शहादत दी थी। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म भी इसी जिले में हुआ था। आपातकाल के दौरान भी इस जिले के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। यह वही दौर था जब इस जिले में नक्सल उभार पर था। इसके बाद के संसदीय चुनाव में यहाँ की आरा सीट पर समाजवादियों का कब्जा रहा। 2014 के चुनाव में पहली बार भाजपा ने इस सीट को जीतने में सफलता पाई। इस जिले के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। यहाँ के लोग धान, गेहूं और तिलहन की खेती करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे इस जिले की सिंचाई का मुख्य स्रोत गंगा और इसकी सहायक नदी सोन है। इस जिले की उर्वरा भूमि ने बिहार ही नहीं देश के राजनीतिक धारा को हमेशा ही नई दिशा दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के समय भी यह जिला नई दिशा तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देखते हैं कि आंकड़ों की नज़र में भोजपुर की आखिर तस्वीर क्या है। देखते हैं आंकड़े क्या कुछ तस्वीर बयां करते हैं। हम अगर बात करें भोजपुर के लिहाज से, जो कि एक महत्वपूर्ण ज़िला है बिहार का, उसमें अगर हम देखें तो कुल आबादी के लिहाज से तो लगभग 27 लाख आबादी है, और जिनमें 14 लाख पुरुष हैं तो करीबन 13 लाख महिलाएँ हैं, और जो कुल भोजपुर की आबादी का एक 27,28,000 पूरा हिस्सा है। और बात अगर करें ग्रामीण आबादी की तो लगभग 86% है, और शहरी आबादी लगभग 14% है, और बड़ी आबादी के तरीके से ग्रामीण गांवों में ही बसती है।
कुल मतदाताओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो 18 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख पुरुष मतदाता हैं तो लगभग 8 लाख महिला मतदाता हैं। ये भोजपुर जिले की हम बात कर रहे हैं, बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला। और बात अगर करें कुल विधानसभा सीटों की तो 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से संदेश है, बड़हरा है और यहाँ के अलग अलग सियासी समीकरण भी रहे हैं। आरा जो कि एक महत्वपूर्ण नाम है, प्रचलित नाम के तौर पे भी जाना जाता है, और अगियावा भी है जो कि SC रिजर्व सीट है, तरारी सीट है। ये 7 विधानसभा सीटों में से उन सीटों के नाम है जो कि आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगदीशपुर एक बड़ी रियासत के तौर पे जाना जाता रहा है। शाहपुर भी एक महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ की सियासत अपने आप में बहुत कुछ मायने रखती है। तो ये 7 विधानसभा सीटों वाला भोजपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2010 की अगर बात करें तो 4 पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी, 1 पर JDU को, 2 पर RJD को। एक तरीके से NDA के खाते में उस समय 5 सीटें गई थी 7 में से, क्योंकि उस वक्त JDU और BJP एक साथ थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त देखें तो BJP 6 सीटों पर है और RJD 1 सीट पर बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर किस तरीके से है हमारे साथ में। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने आरा का है भोजपुर का दौरा किया है। विकास, अगर देखें तो भोजपुर की जो जनता है उसके मन में क्या चीज़ें हैं, क्या आपने महसूस किया उनसे बात करके, कौन से मुद्दों के इर्द गिर्द उनके जहन में चीज़ें चल रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, भोजपुर की अगर बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है विकास का है। यकीनन पूरे भोजपुर में जाम की एक बड़ी समस्या है। यहाँ छोटी छोटी गलियों में पूरा शहर बसा है, कहीं भी 2 किलोमीटर जाने में भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। इतना ज़्यादा जाम से वहाँ के लोग ग्रसित हैं। इसके साथ ही जो बुनियादी ज़रूरतें भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम है। शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश था, युवाओं को उम्मीद थी कि रोज़गार के लिए उनके लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। साथ ही भोजपुर की अगर बात करें तो पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। जो गंगा का तटीय इलाका है, इससे जुड़े जो कुछ गाँव हैं वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि कई लोग बीमार हैं, कई तरीके के चर्म रोगों से ग्रसित हैं। यकीनन यहाँ का जो बड़वारा और शाहपुर जैसी जगह है वहाँ पे लड़कियों की लोग अपनी शादी नहीं करते हैं। यहाँ तक हम बता रहे हैं कि इस बार वहाँ के लोगों के लिए कुल मिलाकर मुद्दा विकास ही है। अगर बात करें जो है सियासत की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4, RJD को 2 और RJD को जो JDU को 1 सीट मिली थी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने वहाँ के लोगों से बात की, लोगों ने यही कहा कि जो है विकास की यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली आती नहीं है, दिन भर आती नहीं है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर। खास मेहमान अजय कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, जिस महागठबंधन की बात लगातार बड़े स्तर पे इस बिहार चुनाव को लेकर होती रही है और चुनाव से पहले ये बहुत कुछ कोशिश की गई है, वो महागठबंधन समाजवादी पार्टी का जो कदम रहा या NCP का जो कदम रहा, उसको लेकर अभी किस प्रकार का एक मैसेज कम से कम बिहार की जनता के बीच में, क्या कुछ चीजें सुगबुगाहट वहां पर राजनीतिक गलियारों में? देखिए, महागठबंधन जो है वो बिहार में वो बड़ा, एक तरह से कहिएगा कि वो एक होमोजिनस कोलिशन के रूप में नहीं बन पाया है। अभी भी जो आपके वैशाली की चर्चा की या भोजपुर के इलाके की जब चर्चा कर रहे हैं, सब जगहों में आप पाएंगे कि कोलिशन के जो दोनों पार्टनर्स थे वो दोनों इस चुनाव में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जो अपने वोटर्स थे बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि वो किसके साथ खड़े हैं। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी चीज इस बार के चुनाव में नजर आ रही है कि बड़े पैमाने पर इन तमाम जगहों पर रिबेल कैंडिडेट्स खड़े होने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही JDU जिन जगहों पर चुनाव जीता है, नंबर 2 पर वहाँ RJD थी मोस्ट ऑफ द जगहों पर। जहाँ पर RJD ने चुनाव जीता है तो कई जगहों पर JDU उनके नंबर 2 रनर्स अप थे। तो उस परिस्थिति में उनका विरोधी वहाँ पर एक रिबेल कैंडिडेट के रूप में उनके खड़े होने की संभावना बढ़ गई है। बिल्कुल, वो एक संभावना ऐसी कि नए प्रकार के समीकरण भी कहीं ना कहीं एक बनते नजर आ रहे हैं। अजय जी, आप रहिएगा हमारे साथ में, लेकिन इस बीच में सुन लेते हैं कि आखिर भोजपुर जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, आरा की हम जो बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता के मुद्दे क्या है, वो क्या कुछ कहती, जरा सुनिए। आरा की मेन समस्या जो है, आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक की है, जिसकी अभी तक कोई भी अधिभार सूचना लागू नहीं हुई है। जिधर देखिए उधर जाम, और घंटों जाम, महाजाम।
जाम का तो दिक्कत, बिजली का भी दिक्कत है, ये है कहाँ लाइन को भी आता है, कभी रात में तो और नहीं रहता है। बिजली सबसे बड़ी समस्या है आरा के लिए। बिजली, रोड, पानी वगैरह ये सब चीज़ मुख्य मुद्दा यही था। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर शौचालय नहीं है, कोई भी आता है कि खुले शौच में जाता है। यहाँ पर किसी यात्री के लिए रात में कोई जाने की जगह गाड़ी नहीं मिलती है। यहाँ नाली भी नहीं है, नहीं बाथरूम है, नहीं लेट्रिन है, नहीं पानी की बहुत दिक्कत यहाँ पर समस्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का एजुकेशन बिल्कुल चौपट है। बच्चों को बुलाया जाता है स्कूल में केवल खिचड़ी देने के लिए, नहीं कि पढ़ाने के लिए। यहाँ कुछ पढ़ाई अच्छा नहीं है, हम लोग के लिए ये सुरक्षा भी अच्छा नहीं है, हम लोग रात को नहीं निकल सकते यहाँ पे। सबसे खराब स्थिति शिक्षा का है। शिक्षा स्वास्थ्य में यहाँ का कोई ये नहीं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, हमने देखा 2014 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विकास ही, जो कि आपका नाम भी, हालांकि मुद्दे के लिहाज से भी हम बात कर रहे हैं, विकास को लेकर ही लगातार मतदान देखने को मिला। आपको लगता है कि 2015 तक बहुत कुछ बदला या नहीं बदला है? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, एक बार आप सवाल दोहराएं। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, 2014 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि विकास ही मुद्दा था। अभी बामुश्किल 1-1.25 साल का वक्त गुजरा है, क्या जो विकास की आस है अभी भी वो जनता में बदस्तूर कायम है या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला जमीन पे? जी बिल्कुल आरेंद्र, अगर बात करें तो वहाँ की जनता का यही मानना है कि यहाँ की सरकार ने, बिहार की सरकार ने पिछले 5 सालों में वहाँ कुछ नहीं किया ऐसा जिससे वहाँ के डेवलपमेंट में कोई बढ़ोतरी हो सके। इसलिए अभी कुल मिलाकर जनता इसी इंतजार में बैठी है कि कब उसके दिन सुधरेंगे, कब बदलाव आएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इस बार यकीनन भोजपुर आरा की जनता का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा वहाँ पे। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 25 सालों से जिन लोगों की सरकार रही है, आज सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। और कुल मिलाकर इस तरीके से जनता इस बात को पूरी तरह समझ गई है, जिस तरीके गुजर बसर कर रही है, पूरी तरीके से वो विकास को ही अपना मुद्दा बनाने जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ में ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र जी, आपको लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि साहब किस तरीके से 1,65,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, कम से कम इस प्रकार की एक कोशिशों से पूरा एक डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक चेंज हो गया, कम से कम जो राजनीतिक चर्चा का एक दौर था वो एक पूरी तरीके से शिफ्ट कर गया? देखिए, मोदी जी का ये घोषणा कर देना कि इतना बड़ा पैकेज बिहार को दिया जा रहा है, उसने बिहार के सारे राजनीतिक मुद्दों में एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि पुराने रटे रटाए मुद्दों के आधार पर, पुराने रटे रटाए समीकरणों के आधार पर राजनीति आगे चलती रहेगी, अब उनको नए सिरे से अपनी रणनीति को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ा है। और एक बात विशेष तौर पर जो बिहार के चुनावों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी, वो जो मिशन गंगा, नमामि गंगे जो मिशन है, गंगा के जो स्वच्छ करने का और गंगा को सुधारने संवारने का जो मिशन है, वो बिहार के चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ सकता है। जैसा अभी हमने वॉक्स पॉप में देखा, लोगों की राय में देखा, क्योंकि गंगा को भी जीवनदायिनी कहा गया और वो उस इलाके से होकर गुजरती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में चीजें तय करेंगी आखिर बिहार का जो एक जनादेश होगा वो किस तरह से निकल के आएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों सहयोगी ऋतु और विकास हमारे साथ जुड़ते, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आज बिहार के महासंग्राम में आज बस इतना ही, लेकिन लगातार हमारी कोशिश होगी कि जब तक ये चुनाव खत्म नहीं होते और अंतिम फैसला नहीं आ जाता कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको ये जानकारी देते रहें कि आखिर किस प्रकार का एक राजनीतिक हलचल पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।